चलिए नाउ एक्सरसाइज, इसके बाद आपको ये पता चल गया है। कुछ और क्वेश्चन देखिए ऑक्सीडेशन में। अच्छा कल का मैं दिखा दूं आपको कि ये थोड़ा सा और अभी आपने देख लिया है कि प्रेसिपिटेट नीचे बैठ गया है। तो ये किसका प्रेसिपिटेट बैठ गया था? BaSO4 का। अब मैं ऊपर का सोल्यूशन फेंक दूंगा क्योंकि वो ऊपर नमक का पानी NaCl, और जो BaSO4 है उसको मैं सुखा के रख लूंगा एक डिब्बे में डाल के, उसमें बेरियम सल्फेट लिख दूंगा। समझ आ गई नहीं? भाई वो तो बन गया ना हमारा BaSO4, हम क्यों फेंकें? एक डिब्बे में डाल देंगे, अगले साल के बच्चों के लिए काम आता है। ये क्या नीचे बैठ गया बताओ जरा? दैट इज PbBr2। क्या बैठ गया? और जबकि दोनों बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर थे, उसमें कुछ नहीं था, लेकिन मिलाते ही तुमने देखा ये बन गया। तो ये हमारे पास लेड ब्रोमाइड बन गया। क्या बन गया? तो ये इतना है, इसको सुखा लेंगे तो लेड ब्रोमाइड एक लिक्विड में आ जाएगा। तो इस तरीके से प्रेसिपिटेट आप ये देख रहे हो ना, बिल्कुल इनसॉल्युबल होता है। The thing which is insoluble either settles down at bottom or floats at top is known as precipitate, and such reaction is known as precipitation reaction। इस प्रकार की अभिक्रियाओं को अवक्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं। ना अब देखो ZnO plus C जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड किस काम में आता है? ये तुम्हारे दांतों में जब कैविटी हो जाती है तो फिल करने के काम में आता है। इससे ज्यादा वाइट कोई चीज नहीं होती। ये जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड लिखा है। जिंक ऑक्साइड में अगर मान लीजिए कोयला, कार्बन डाल दिया जाए, कार्बन पाउडर तो आप लोग मानो कोयले का पाउडर है, तो उन दोनों के बीच एक रिएक्शन हो जाती है, उससे ये जिंक मेटल बन जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड बन के हवा में हो जाएगा। कार्बन CO क्या है? कार्बन एक जहरीली गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पर दिव्या आप मुझे बताएंगे कि क्या लिखा जाए, जरा बताओ। ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। एज ऑक्सीजन इज रिमूव्ड, O मत लिखना, ऑक्सीजन लिख देना, ठीक है? एज ऑक्सीजन पूरा लिखो या O2। एज O2 भी लिखने से चल जाएगा, O नहीं लिखा जाता खाली। एज ऑक्सीजन इज रिमूव्ड, पूरा सेंटेंस बोलो दिव्या। As oxygen is removed from ZnO. हाँ, so ZnO is oxide. हाँ बोलो। Oxide is अच्छा ऑक्सीडेशन, रिमूव भी ऑक्सीडेशन, नहीं reduction. reduced to Zn। अच्छा अगली लाइन बोलिए उत्कर्ष, और इसी में और भी चीज बोलो। इन्होंने तो बोल दिया ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीजन इज कंबाइनिंग विद कार्बन। बहुत अच्छा, ये ऑक्सीजन इससे कंबाइन हो रही है। अरविंद ध्यान से सुनिए, कल अच्छे मार्क्स नहीं आए आपके में, आज ध्यान से सुनो, ठीक है कि नहीं? तो एज ऑक्सीजन इज, रिपीट करो अरविंद जरा। एज रिडक्शन होगा ना? ऑक्सीजन इज रिमूव, सर ऊपर उसको रिडक्शन, दैट इज रिडक्शन। हाँ बोलो अरविंद। C में क्या जुड़ रहा है? तो C में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो C का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन जुड़ने को ही तो ऑक्सीडेशन कहते हैं। एज ऑक्सीजन इज एडेड टू कार्बन, सो कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड टू CO। इतनी बात समझ आ गई? अब जरा देखो, the reactant which oxidize something is known as oxidizing agent। अब oxidizing agent का मतलब समझो। the reagent which oxidize something, वो खुद किसी को ऑक्सीडाइज करे, is called oxidizing agent। देखिए मान लीजिए Cu plus O2 रिएजेंट, अभिकर्मक। रिएक्टेंट जानते हो ना, वही रिएजेंट है। केमिकल रिएजेंट एनीथिंग विच इज सॉल्ट, या रिएक्टेंट भी बोल सकते हो, कोई भी सॉल्ट जो है वो रिएजेंट है, ठीक है? तो दैट इज जो अभिक्रिया में हिस्सा ले।
रीएजेंट। अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? तनिष CuO का क्या कलर है? भाई तुम ध्यान ही नहीं देते हो, कल दिखाया तो सी, थोड़ी चीजों को कंसर्न रखा करो। तो यहाँ पर बोलो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? मैं Cu का हो रहा है, और उसको ऑक्सीडाइज कौन कर रहा है? O2, यही ऑक्सीडाइजिंग है। जो ऑक्सीडाइज हो रहा है उसको कोई ना कोई तो ऑक्सीडाइज करेगा, तो जिसने ऑक्सीडाइज किया वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। तो ये बोलो, ये क्या हुआ? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्यों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? एज इट हैज ऑक्सीडाइज्ड, इसने क्या किया? बोलो, ऑक्सीडाइज्ड Cu। बोलो, बात समझ आई? अच्छा एक बात और बताओ दिव्या, O2 में क्या मेटल का जुड़ना हुआ? नॉन मेटल जुड़े तो क्या कहलाओगे? किसी में नॉन मेटल जुड़े, अभी हम फिर से बताएंगे, इसी को समझाने के लिए कह रहे हैं। पहले मुझे ये बताओ, किसी में नॉन मेटल जुड़े तो उसको क्या कहोगे? मान लो जैसे Na+Cl2 जुड़ा तो NaCl बना, तो क्या तुम त्रिशु ये बता सकते हो इसमें किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? Cl का। करेक्ट। जैसे त्रिशु ने हम लोगों को बताया, ये सब पढ़ के आती तभी बता देती हैं। जैसे ये प्लस हो गया तो इन्होंने कैसे बता दिया कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दो तरीके से बताया त्रिशु ने। सोडियम में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इसलिए भी ऑक्सीडेशन है, और साथ में एडिशन ऑफ नॉन मेटल है इसलिए भी ऑक्सीडेशन है। तो इन्होंने दो तर्क हाथों ही हाथ मन में लगा लिए तब बता पाए। तो क्या बताया? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इंप्लाइज ऑक्सीडेशन, और दूसरी चीज मैं क्या बताई? बोलो, किसका एडिशन? O2 का हो, या कोई भी, हमने आपको 3 ग्रुप बता दिए थे, दैट इज 14, ये 15, 16, 17 में O हो, Cl हो, सब एक ही ग्रुप के तो हैं। तो इसलिए दूसरी चीज इन्होंने त्रिशु ने क्या बताई? एडिशन ऑफ नॉन मेटल। तो क्या हुआ? बोलो, इट इम्प्लाइज ऑल्सो ऑक्सीडेशन। तो जरा हमें एक्सटेंसिव डेफिनेशन बताओ मैं एक ऑक्सीडेशन की, चारों चीजें इन्वॉल्व हो उसमें, क्योंकि दो से काम नहीं चलता बहुत समय। बोलो जरा। Oxygen is added or hydrogen, oxygen is added or non-metal is added. ऑक्सीजन और नॉन मेटल इज एडेड, बहुत अच्छा। और added or hydrogen and loss of electron. हाइड्रोजन इज रिमूव, और any other non। नो हाइड्रोजन रिमूव हो जाए H+ को तुम किससे एनालॉग करोगी? मेटल से, सही है। हाइड्रोजन इज रिमूव्ड और नॉन मेटल इज रिमूव्ड, समझ आ गई? देन इट इज या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन इट इज कॉल्ड। अब समझो, अब त्रिशु तुम समझो इस बात को कि यहाँ पर सोडियम में क्या एक नॉन मेटल ऐड हो रहा है? जैसे Cl2 ऐड हुआ, क्या तुम मन में यही नहीं सोच सकती हो कि O2 भी ऐड होगा तो Na2O बनेगा? ये भी तो एक इक्वेशन है बुक की, तो एक ही जैसा तो हो ही रहा है। यहाँ पर भी क्या Na+ नहीं बन रहा है? तो जैसे Cl2 वो तो किसी से भी जुड़ जाएगा, NaCl2 से, और भी Br2 से भी जुड़ता है कि नहीं? तो इसलिए सोडियम में ऑक्सीजन का जुड़ना भी ऑक्सीडेशन हुआ, और क्लोरीन का जुड़ना भी। तो सोडियम का अगर किसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो किसी का रिडक्शन भी उस रिएक्शन में होगा। यदि किसी का लॉस हो रहा है तो क्या किसी का गेन नहीं होगा? बात समझ आई कि नहीं? तो सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन लॉस किया, और किसको दे दिया होगा? बोलो, O2 को। सो अब यहाँ पर देखो कि इसका हुआ ऑक्सीडेशन, तो किसने इसको ऑक्सीडाइज कराया? हु इज देयर, जिसने इससे कहा कि टेम्प्ट टू गेट ऑक्सीडाइज, इट इज ऑक्सीजन, गिव मी योर इलेक्ट्रॉन। हु हैज एंटाइज्ड सोडियम टू गिव इट्स इलेक्ट्रॉन? किसने कहा इससे? ऑक्सीजन से। द सब्सटेंस विच कॉजेज ऑक्सीडेशन, जो ऑक्सीडेशन कराता हो उसको क्या कहेंगे? उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। द सब्सटेंस इन हुज प्रेजेंस ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, जिसकी उपस्थिति में ऑक्सीडेशन होता है उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। एंड द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सेल्फ गेट रिड्यूस्ड। जरा ध्यान तो दो, क्या इसको गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है? तो जिसको गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसका क्या होता है? रिडक्शन। तो जो रिड्यूस हुआ है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बात समझ आए? फिर से देखो, फिर से समझिएगा। तो दिस इज रिडक्शन हुआ कि नहीं? अब जरा देखो,
तो अगर मान लो इसका रिडक्शन हुआ है तो किसने रिडक्शन कराया रिया? वो नहीं करा, कार्बन ने। इसका रिडक्शन हुआ, कौन है जिसने इसको रिड्यूस करके रख दिया? इसका ऑक्सीजन ही छीन लिया, ये कार्बन है। तो कार्बन ने इसका ऑक्सीजन छीना, कार्बन ने इसको रिड्यूस किया, तो कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट हुआ। तुमने हमें रिड्यूस किया है, तुम रिड्यूसिंग एजेंट हो। बोलो बात समझ आई कि नहीं? द सब्सटेंस हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिडक्शन इज नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट। हु इज हियर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिडक्शन? कार्बन, क्योंकि उसने ले लिया उसका, और इसलिए कार्बन क्या हो गया? द सब्सटेंस हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीडेशन। हियर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीडेशन? क्लोरीन। क्लोरीन के आने से ही तो इसको अपने इलेक्ट्रॉन खोने पड़े। समझ में आ गई बात? तो क्या लिख दिया जाए? द रिएजेंट विच ऑक्सीडाइज समथिंग और हु विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीडेशन। जो सरल लगता हो वो लिख लो। और द सब्सटेंस, अभी त्रिशु समझ में आएगा, धीरे धीरे एक दो एग्जाम्पल देंगे समझ में। थोड़ा थोड़ा आ रहा है कि नहीं? हाँ, द सब्सटेंस which is responsible for oxidation is called, उसे क्या कहेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सेल्फ गेट, इस सेंटेंस को पूरा करो। वो खुद क्या होता है उसका? रिड्यूस्ड। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट self get reduced। अब जरा देखो इस वाली क्वेश्चन में देखिए, यहां पर क्या हो रहा है कि Na is oxidized, या ऊपर वाले में देख लो Na2O, इसमें हो रहा है, बोलो Na ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। O2 is causing this oxidation, तो O2 यहां क्या हुआ? ऑक्सीडाइजिंग। फिर से ध्यान दो, O2 को यहाँ पे अभी इलेक्ट्रॉन नहीं है, और O2 ने यहाँ पे क्या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर लिया, तो यहाँ O2 से Na2O ने क्या हुआ? लिखो O2 इज गेटिंग रिड्यूस्ड टू Na2O। दो चीजें हो रही हैं, Na का Na2O में ऑक्सीडेशन हो रहा है, और O2 का ही Na2O में ही क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में जहां एक तरफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो कहीं उन इलेक्ट्रॉनों को लेना भी पड़ेगा। कोई देगा तो कोई कह दे हम तो नहीं लेते, तुम दो, पता नहीं किसी को दो, ऐसा हो सकता है। इफ वन स्पीसीज इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन, लूजिंग का मतलब ऑक्सीडेशन, देन द अदर स्पीसीज गेन्स इट, रिसीव्स इट। द स्पीसीज विच गेन्स इलेक्ट्रॉन, दिव्या, उसे क्या कहोगे? जो इलेक्ट्रॉन लेती हो, जिसको गेन होता हो, वो एक तरीके से रिड्यूस हो गई है, वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो रिड्यूस हो रही है वो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रही है, खुद रिड्यूस हो रही है तो दूसरे को क्या करेगी? ऑक्सीडाइज करेगी खुद, क्योंकि खुद तो रिड्यूस हो रही है। चलो अब इस चीज को क्या लिखें? O2 क्या हो रहा है बताइए? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गई। चलो अच्छा, अब इसको दूसरे तरीके से देखो। पहले इस चीज को देख लिया आपने, इस चीज को मैं थोड़ा सा छिपा लेता हूँ। आप बताओ रिया ये क्या है? Na का क्या हो रहा है? Na is ऑक्सी, पूरा सेंटेंस बोलो। टू Na2O, सोडियम ऑक्साइड। और अगली लाइन बोलो, उसे कौन ऑक्सीडाइज कर? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बोलो बात समझ आ गई? इसको दूसरी तरीके से देखो, इसको देखो, इसका एक और भी पक्ष है। लिखो O2 का क्या हो रहा है दिव्या? लिखो O2 इज रिड्यूस्ड टू, किसमें हो रहा है? Na2O। उसको कौन रिड्यूस कर रहा है? Na कर रहा है। कह रहा लो मेरे इलेक्ट्रॉन, वो बेचारा इलेक्ट्रॉन ही लेकर निगेटिव हो गया बेचारा। तो O2 अगर रिड्यूस हुआ तो किसने उसको रिड्यूस किया? तो Na यहाँ क्या हुआ? रिड्यूसिंग एजेंट। जो उसको रिड्यूस कर रहा है उसके रिडक्शन के लिए यही रिस्पॉन्सिबल है। इसी ने इलेक्ट्रॉन थमाए। मेटल का काम ही है दूसरे को रिड्यूस करना। तो सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन हुआ? लिथियम। वो हर एक को इलेक्ट्रॉन, कोई भी आता है लो मेरे इलेक्ट्रॉन, लो में, गजब बात हो गई। जिसको देखो अपने इलेक्ट्रॉन ही पकड़ा रहा है।
और जिसको इलेक्ट्रॉन मिल गया तो माइनस हो गया, माइनस ही तो रिडक्शन है, इलेक्ट्रॉन लिया नहीं रिड्यूस हो गए, और प्लस चार्ज आ जाना वो क्या है, ऑक्सीडेशन। समझ आई बात की नहीं? और ऐसा भी कोई है जो सबसे ही इलेक्ट्रॉन लेने को तैयार रहता हो, ये बहुत अच्छा कह रहे हैं, फ्लोरीन बोला, सब गोल्ड बोल रहे हैं, फ्लोरीन इज नॉट, गोल्ड क्यों लेगा, मेटल क्या इलेक्ट्रॉन लेने के लिए बने, मेटल तो इलेक्ट्रॉन देने के लिए जाने जाते हैं, तो लिया और लेने में भी परम लेने वाला कौन है, रंग, दैट इज फ्लोरीन। तो फ्लोरीन क्या हुआ, देखो अब देखो तुमने क्या बताया, लिथियम क्या है, लिथियम दूसरे को रिड्यूस कर देता है, रिड्यूसिंग एजेंट है, और फ्लोरीन खुद इलेक्ट्रॉन लेके दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देता है, खुद लेता है ना इलेक्ट्रॉन, तो दूसरे को प्लस नहीं लगा देगा, तो फ्लोरीन क्या हुआ, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अभी हम लिख लें, पहले इसको समझो, इस सेंटेंस को पूरा करो जरा सुझाए। O2 रिड्यूस हो गया, रिड्यूस हुआ इसमें, 0 से माइनस पहुंच गया, किसने इसको रिड्यूस किया, तो लिखो Na इज ऑक्सीडाइजिंग, अच्छा इस रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। इतनी बात समझ आ गई? अभी इस पर आपसे लिखवाएंगे, चारों टर्म सेंटेंस समझ में आ गए। एक चीज और देखो, यही चीज इस पे भी समझना है और यही चीज यहाँ पर भी समझना है, तो जरा अंशु प्रिया मुझे बता दो कि कौन किस में ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइजिंग है। 4 सेंटेंस तुम्हें बोलने हैं। रिड्यूस्ड टू Zn, और बोलो किसने इसको रिड्यूस कर दिया, तो कार्बन क्या हुआ, बहुत अच्छा, कार्बन इज रिड्यूसिंग एजेंट। अगली लाइन बोलो जरा, कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बन मोनोऑक्साइड। किसने इसको ऑक्सीडाइज किया होगा, ऑक्सीजन का यही दो है, इनमें से एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, Zn ने किया होगा। तो Zn भाई ये ऑक्सीडाइज हुआ है, किसने इसको ऑक्सीजन दे दी, ये जिंक ऑक्साइड ही है, ZnO इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जैसे हमने यहाँ पर एक डेफिनेशन बता दी, यहाँ पर देख के बताओ जरा ताशी, इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, बहुत अच्छा, देखो बहुत बड़ी बात है, बोले ऑक्सीजन ही सबको ऑक्सीडाइज कर रहा है, इसलिए ऑक्सीजन या नॉन मेटली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। अंशु प्रिया ने जो बोला था वही उन्होंने इक्विवोकेट कर दिया। अंशु प्रिया ने बोला सर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है 15, 16, 17 ही है, क्योंकि जहां ऑक्सीजन है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीजन का काम ही है कि दूसरे को ऑक्सीजन पकड़ा देना, तो जो ऑक्सीजन खुद कहेगा हमसे जुड़ो तो उसको ऑक्सीडाइज कर देगा। जब ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो क्लोरीन भी, या इस तरीके से इन्होंने बहुत अच्छा पकड़ा, सर ऑक्सीजन ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अब यहाँ पर ही समझ में आ गई बात की नहीं, तो कौन से ग्रुप होंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दैट इज नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड अमंग देम 17th group is superior, फूटे कुल्हड़ बराताई, FClBrI, है बात की नहीं, FClBrI 17th ग्रुप सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और उनमें भी फ्लोरीन सबसे अच्छा, फ्लोरीन है ना, तो इसलिए बहुत अच्छी बात इन्होंने कही। क्या बात इन्होंने बोली रिया, क्या आप रिपीट कर सकते हैं दोनों स्टेटमेंट? O2 इसमें ऑक्सीडाइजिंग है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो लिखो Cu इज ऑक्सीडाइज्ड टू, ठीक है, Cu इज ऑक्सीडाइज्ड टू CuO। और कौन इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, कौन आया इसको ऑक्सीडाइज करने, तो O2 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और कौन रिड्यूस हो रहा है उत्कर्ष, क्योंकि उसके साथ मेटल जुड़ गया, ठीक है, तो मेटल का जुड़ना या हाइड्रोजन प्लस का जुड़ना, H प्लस ही है जब तुम कहते हो हाइड्रोजन का एडिशन, क्योंकि H प्लस का काम करे ना, तो इसलिए O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या हमने कहीं लिखा है जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो खुद रिड्यूस होते हैं,
नहीं तो आप ऐसा देख लो ना, 0 से 2 माइनस हुआ, और इलेक्ट्रॉन का गेन या चार्ज का निगेटिव हो जाना ही तो रिडक्शन है, और प्लस हो जाना, देख लो प्लस हुआ कि नहीं, प्लस फायदा है। आप नंबर सिस्टम में भी देख लो ना, नंबर लाइन। तो यहाँ पर अमन आप जरा मुझे बताओ अगले 2 सेंटेंस। CU का तो हो चुका, CU का जो होना था हो चुका, इसके बारे में बोलो कुछ। O2 रिड्यूस हो रहा है, चार्जेस से भी देख सकते हो ना, O2 इज रिड्यूस्ड टू CuO, और फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? Cu इज, अब ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, क्या हो गया? जो रिड्यूस करे किसी को वो क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, नाउ अरविंद आप देखो, मैंने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की डेफिनेशन लिख दी है, आप मुझे रिड्यूसिंग एजेंट की डेफिनेशन बताओ जरा। एक सिंपल कोई भी है, हाँ, द रिएजेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिडक्शन ऑफ सम स्पीसीज, ये क्या लिखा है? चलो ये लिख लो, द रिएजेंट विच रिड्यूस समथिंग, ये भी लिख सकते हो, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिडक्शन, जो रिडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसे रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे कि नहीं? और रिड्यूसिंग एजेंट सेल्फ गेट ऑक्सीडाइज, खुद वो ऑक्सीडाइज होगा तभी तो किसी को रिड्यूस करेगा। तुम किसी को रिड्यूस कैसे करोगे, नुकसान कैसे पहुंचाओगे जब खुद फायदे में आ जाओ? समझ आई बात कि नहीं? इस सेंटेंस पे ध्यान दें, जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो दूसरे को तो रिड्यूस करेगा ही, क्योंकि उसका नाम ही है रिड्यूसिंग एजेंट। जब दूसरे को तुम घटा दोगे, रिड्यूस कर दोगे, तो क्या खुद ऑक्सीडाइज नहीं हो जाओगे? द रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूसेस अदर बट सेल्फ गेट ऑक्सीडाइज, दूसरे को रिड्यूस कर दिया और खुद क्या हुआ? ऑक्सीडाइज। ये तो नहीं हो गया कि उसको भी रिड्यूस कर दिया खुद भी रिड्यूस हो गया, एक रिएक्शन में सब देने ही देने वाले हो जाएंगे क्या? क्या लिखें? रिड्यूसिंग एजेंट reduces other but, सेंटेंस कंप्लीट करो, बट बहुत अच्छा, बट सेल्फ गेट ऑक्सीडाइज्ड। अब जरा देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की डेफिनेशन लिखनी है और ये 4 लाइन इन तीनों में लिखनी है। डिफाइन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, एंड ऑक्सीडेशन को इलेबोरेट करो। ऑक्सीडेशन में सब कुछ लिखना है इस बार, इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है कि लॉस हो रहा है वो लिखना है। दैट इज, अगर आप ये लिखते हो कि मान लीजिए ऑक्सीजन इज एडेड, तो आप ये लिखो ऑक्सीजन में स्लैश लगा के नॉन मेटल इज एडेड, और जब ये लिखते हो हाइड्रोजन इज रिमूव्ड तो लिखो हाइड्रोजन किसको कहाँ पे पड़ा है, देखो मेटल की तरफ ही तो है, एक्सप्रेस का रोल, तो मेटल इज रिमूव्ड, तब तुम्हारा कोई सवाल गलत नहीं होगा। बात समझ आई? तो इस तरीके से इनकी पूरी डेफिनेशन लिखो, कल आधी आधी लिखी थी लेकिन उससे काम नहीं चलेगा, कई जगह भी अगले ही इक्वेशन में गड़बड़ हो जाएगी, रिडक्शन। तो ये चारों डेफिनेशन लिखिए, और इसके बाद सर रिड्यूसिंग एजेंट का क्या करना छोड़े, रिड्यूसिंग एजेंट का मुझे लिखना है। लिख लो। सर रिडक्शन की हो गई है तो उसमें आप रिडक्शन में पूरी बात लिखना, जहाँ तुम ऑक्सीजन का रिमूवल है वहाँ लिखना नॉन मेटल का रिमूवल, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में भी लिखना। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऑक्सीडेशन, और गेन का मतलब है, तो ठीक है, तुम इस तरीके से कर सकते हो, लोगर लॉस से ऑक्सीडेशन और गेन से रिडक्शन, ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन गेन से, वैसे कुछ भी बना दो ना। अब आपको बस 2 इक्वेशन देनी, इन्हीं पे कर दिया, 3 नहीं देना, ठीक है, 2 की करनी है, ये 4 डेफिनेशन। चलो
जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो सेल्फ गेट ऑक्सीडाइज। रिडक्शन में ये लिखना कि जब लिखते हो ना एडिशन ऑफ ऑक्सीजन स्लैश नॉन मेटल, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो मेटल देखो हाइड्रोजन किसके साथ रहता है, मेटल के साथ है कि नहीं, तो कैटायन की तरह वो भी हेल्प करता है। यार वो ऑक्सीजन हाँ ये देखो वो बहुत जरूरी है। एंड इट गेट सेल्फ, जब दूसरे को ऑक्सीडेशन करना है, ऑक्सीडेशन, वो लाइन भी जरूरी है। चलो अभी हटा देते शु। यस सर। चलिए और इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में भी लिखना है। जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन देन ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज
MnO2, MnO2 को पायरोल्यूसाइड भी कहते हैं, ये कलर है, मैग्नीज डाइऑक्साइड, दिस इज MnO2। MnO2 को मैंने HCl में डाल दिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक। तो इससे मैग्नीज मेटल निकाला जाता है, लाइए ये MnO2 है, ठीक है। तो MnO2 में ब्लैक कलर का होता है पाउडर, और मैंने उसको HCl में डाल दिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जैसे बाथरूम क्लीनर करते हैं ना, एसिड होता है, तो वैसे ही एक एसिड में डाल दिया। तो आप ये अंशुप्रिया यहाँ क्या देख रही हैं, क्या इससे यहाँ तक आने में ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है? तो इसका क्या हुआ, MnO2 में से ऑक्सीजन हट गया है, रिमूव हो गया, तो इसका क्या हुआ, रिडक्शन हुआ कि नहीं? तो देखो MnO2 इज रिड्यूस्ड टू, MnO2 इज रिड्यूस्ड टू MnCl2। अच्छा अरविंद, HCl से Cl2 में तुम्हें क्या देखने को मिल रहा है, बोलो किसका रिमूवल हो रहा है? हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है। हाइड्रोजन के रिमूवल को क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन का एडिशन या हाइड्रोजन का रिमूवल, दोनों ही ऑक्सीडेशन है कि नहीं? सो दिस इज ऑक्सी। तो क्या चीज अरविंद किस में ऑक्सीडाइज हो रही है? उत्कर्ष बोलो। हाइड्रोजन कुछ नहीं होता ना, रिएक्टेंट का नाम लिया करो ना। HCl is oxidized Cl2। तो देखो HCl किसमें ऑक्सीडाइज हो रही है? HCl is oxidized to Cl2। क्यों Cl2 में? क्योंकि इसमें से हाइड्रोजन रिमूव हो रही ना, हाइड्रोजन इज रिमूव। हाइड्रोजन का रिमूवल ही तो ऑक्सीडेशन है, और ऑक्सीजन का रिमूवल क्या है? रिडक्शन। ऑक्सीजन इज रिमूव। इतनी बात समझ में आ गई? तो इसलिए रिडक्शन। ओके ना। अच्छा ये मुझे बताओ Cl2 का क्या हो रहा है ऊपर? Cl2 का प्रोडक्ट का कुछ नहीं होता है, जो होता है वो किसका होता है? रिएक्टेंट का होता है, प्रोडक्ट का कुछ नहीं होता। ठीक ना। अब आइए इन टेक्स्ट क्वेश्चन में। तो इन टेक्स्ट क्वेश्चन H2O में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो अगर हम इसमें कहें कि H+ है तो यहाँ भी H+ ही है। वो यहाँ भी एक ही इलेक्ट्रॉन दे रहा था, यहाँ भी एक दे रहा था, तो हाइड्रोजन को कुछ नहीं हुआ। इसमें लेने की मारा मारी है। तो H+ वहाँ भी एक ही प्लस है, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन ना गेन किया ना लॉस किया। ऐसी स्थिति में आप वहाँ देखें चार्जेस से, पहले भी दे रहा था, कभी भी दे रहा है, हाइड्रोजन को कुछ नहीं। लेकिन क्लोरीन को जरा देखो, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया कि लॉस? बोला ले जाओ अपने इलेक्ट्रॉन, हम अपना Cl2 बनाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन ने क्या किया? छोड़ दिया, ले जाओ अपने इलेक्ट्रॉन। तो अगर इलेक्ट्रॉन का मान लीजिए लॉस हुआ तो वही तो ऑक्सीडेशन है। माइनस से 0 आ गया, नंबर सिस्टम में देखो फायदा हुआ कि नहीं चार्ज का। और यहाँ देखो MnO2। अब जैसे ये कह रहे हैं सर, आप तो कह रहे थे कि O2 हट रहा है और Cl2 जुड़ भी तो रहा है। दिव्या ये भी सोच सकती है, कह रही ये तो एक तरह की बात हुई, O2 हटा है तो क्या हुआ, एक नॉन मेटल जुड़ा भी तो है, ये भी कह सकती हैं। तो अब MnO2 के बारे में देखो, ये जो Mn है ये 2 O को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसलिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन देने पड़े होंगे? 4। तो Mn की यहाँ पर चार्जेस कितने बोलो, और यहाँ Mn को कितने देने पड़े होंगे? Cl 2 Cl है, तो उनके लिए उसने कहा तुम लोगों के लिए तो एक दे देंगे तो काफी है। तो बताओ 4+ से 2+ गया, तो इसने अभी ले रहा, तो 4+ से 2+ में इसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन का गेन किया कि लॉस? 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे तभी तो 2+ आएगा। 4+ है, और 4+ में क्या 2 माइनस ना जोड़ो तभी तो 2+ आएगा। तो क्या जुड़े बताओ 4+ में? इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ,
तो इलेक्ट्रॉन के गेन को क्या कहते हो? रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन का बोलो, बात समझ आ गई इस तरीके से। और अदरवाइज जो तुमको ऐसे ऐसे बताए ऊपर से तो देख लो, ऑक्सीजन का हटना। अब बहुत सोचेंगे अरे ऑक्सीजन हट रहा है तो क्या नॉन मेटल दूसरा भी तो जुड़ रहा है, तब फिर टेक्निकल पे जाओ, फिर 11th में चले जाओ। समझ आई बात कि नहीं? फिर वो 11th का कोर्स हो गया कि फिर चार्जेस पे ध्यान दो। दैट इज बोलो 4+ से 2+ होना नंबर लाइन में फायदा है कि नुकसान? नुकसान तो रिडक्शन। और माइनस से 0 पे पहुंच जाना, राइट और मूव कर गए नंबर लाइन, तो फायदा है तो ऑक्सीडेशन। रिड्यूस हुआ नंबर तो MnO2 देखो, MnO2 में एक Mn अगर 2 O से कंबाइन कर रहा है, ये तो न्यूट्रल है, तो 2 O से किस शर्त पे कंबाइन कर रहा होगा? हर एक ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, तो Mn के 4 दिए होंगे तभी तो 2-2 दोनों में बटे, और MnCl2 बना, तो एक इसने इस Cl को दिया, एक Cl को, तो 2 ही। तो 4+ से 2+ कैसे बने होंगे? इसमें 2 इलेक्ट्रॉन इसको वापस मिल गए होंगे, तभी तो 2 ही गंवाया ना इसने, तो गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। चार्जेस का इसमें क्या हुआ बोलो? चार्जेस का लॉस है कि फायदा? चार्जेस यहाँ देखो 4+ थे, मोर चार्जेस लेस चार्जेस, वो लेफ्ट में गया। नंबर सिस्टम देख लो चार्जेस में, ये 0 चार्ज, ये -1, ये +2 और ये +4, तो Mn यहाँ से यहाँ आया, ये रिडक्शन है। अब क्लोरीन यहाँ से यहाँ गया, राइट गए तो ऑक्सीडेशन, और लेफ्ट आ गए तो, बोलो बात समझ आई? तो यहाँ से यहाँ आना क्या हुआ? रिडक्शन। और ये क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। नॉन मेटल्स आर ऑलवेज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एंड मेटल्स आर ऑलवेज गेटिंग रिड्यूस्ड। हमेशा क्या होगा? मेटल्स आर ऑलवेज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, मेटल हमेशा प्लस में रहेंगे, तो मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन देते हैं तो चार्ज पॉजिटिव हो जाता है, तो मेटल हमेशा ऑक्सीडाइज होते हैं और वे अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट हैं। ये देखो, मेटल्स ऑलवेज गेट ऑक्सीडाइज्ड। मेटल का काम है इलेक्ट्रॉन देना, और वो दूसरे जिसको देंगे उसको रिड्यूस करना। इतना जानने की जरूरत नहीं, बस इतना समझ में आ गया। आप एक्सरसाइज पे आइए। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है। नाउ बताओ PbO+C, जैसे ZnO तुमने देखा था, तो वैसे ही PbO+C, ऊपर देखो ZnO लिखा भी है, तो उससे क्या बन गया? Pb और +CO, कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। इसमें अमन देखो क्या क्या आपको सही लग रहा है, वो तो पूछा है कौन से गलत है, तो पहले सही पता करो। क्या लेड इज रिड्यूस्ड, ये सही है क्या? लेड का तो कुछ हो ही नहीं रहा, वो तो प्रोडक्ट है ना, यही इनकरेक्ट है। पहला इनकरेक्ट मिल गया, और भी कोई इनकरेक्ट है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बना रहा है ना, इसको पूरा करो, तो इसका पूरी इक्वेशन लिखो 2 और 2। तो बोलो कार्बन डाइऑक्साइड का कुछ हो सकता है क्या? वो तो प्रोडक्ट है, ये भी इनकरेक्ट पाया गया। कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, क्या सही है? और लेड ऑक्साइड इज रिड्यूस, ये भी सही है। तो फिर कौन सा आंसर सही है? फर्स्ट, मतलब A and B आर इनकरेक्ट। A and B, वो पूछ रहा है इनकरेक्ट कौन कौन से, दीज आर इनकरेक्ट। अगला क्वेश्चन देखो, above reaction is example of, इसमें क्या पता चलता है? Fe2O3 प्लस Al। Fe ज्यादा रिएक्टिव है कि Al? Al ज्यादा रिएक्टिव, तभी तो उसको हटा दे रहा है। Al2O3 प्लस 2Fe, so aluminium being more reactive than iron, ठीक है, displaces iron and make its own solution बना सकता है, कंपाउंड या कंपाउंड बना रहा है। समझ में आ गई बात कि नहीं? उसको हटा दे रहा है और अपना बना दे रहा है, तो इट इज एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डी इसका करेक्ट है। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड आपने कर लिया है। व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फाइलिंग? थर्ड नहीं किया क्या? तो मान लो Fe, आयरन फाइलिंग्स आप जानते हो, लोहे को मतलब जो नेल सेल्स बनाते हैं तो उससे आयरन निकल जाता है, ये आयरन फाइलिंग है। तो आयरन का डस्ट या फाइलिंग का मतलब समझ गए? आयरन के पतले पतले फाइल्स है ना, तार जैसा नहीं होंगे। आयरन का नेचुरल कलर भी है, ये देखो आयरन फाइलिंग्स।
तो अगर मैं इसको डाल दूं एसिड में तो क्या होगा HCl में, ठीक है, दिस इज आयरन फार्मिंग, ओके। तो भाई ये, और इसमें इसको किसमें डालने बताओ, इट इज मिक्स्ड इन डाइल्यूट HCl, तो HCl में डाल दिया जाए तो क्या होगा बोलो, टिक द करेक्ट आंसर, हाइड्रोजन गैस निकलेगी और आयरन सल्फाइड होगी। मान लो इसमें से मैं थोड़ा डाल दूं, हमारे पास एसिड भी रखा है तो वही जो पॉप का साउंड आएगा और कुछ नहीं होगा। उस दिन हमने क्या डाला था, उसमें मैग्नीशियम क्लोराइड डाला था, उसी एसिड में डाल देंगे तो कुछ नहीं, हाइड्रोजन निकलेगी और माचिस लगाने पॉप आ जाएगा, उतना ही होगा। तो दैट इट गिव्स अस FeCl2, क्या बनाएगा FeCl2। और जरा बताओ अगर Cl2 तो क्या होगा, ठीक है। सो अगर Fe को इसमें डाल दिया तो FeCl2 बनेगा, H2 निकलेगा। हाइड्रोजन गैस में आयरन क्लोराइड है, तो FeCl2 का मतलब है आयरन 2 क्लोराइड। नेक्स्ट देखो, what is balanced chemical equation if number of atoms of various kinds on left hand side are equal to the number of atoms of various kind on right hand side, then such chemical equation is known as balanced chemical equation. It is needed to be balanced because during chemical reaction no atom is created or no atom is destroyed. It is merely rearrangement of atoms. So we balance chemical equations so that it is in accordance to law of conservation of mass. समझ में आ गई बात, इसलिए करते हैं ना। 5th क्वेश्चन हो चुका है, 6th भी हो चुका है, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो चुका है। 8th में आप मुझे ये बताइए, हो तो चुका है लेकिन टाइप भी बताना है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन, ये हम लोगों ने नहीं बताया था। सो लेट अस फाइंड इट आउट विच टाइप ऑफ इट इज। ना अब देखो 8th क्वेश्चन का पहला देखो, KBr पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस BaI2 बेरियम आयोडाइड, तो क्या हो जाएगा Ki और प्लस BaBr2। Ba हमेशा 2 की वैलेंसी वाला है और Br 17 ग्रुप क्या 1 की वैलेंसी के हैं, उसमें हमने लिख दिया 17 ग्रुप में 1 की वैलेंसी है और 16 की 2 की है, इसी से याद रखना चाहिए। उधर से 1 2 3 प्लस प्लस का शुरू होता है, इधर से माइनस माइनस का, ठीक है कि नहीं 1। अब जरा देखो BaBr2 बन गया। ये इक्वेशन बताओ अंशुप्रिया, ये तुम्हें कैसी लगती है, कौन सा टाइप है? ओके, दिस इज डबल डिस्प्ले, ये बिल्कुल सही है। और इसमें आपको किसका प्रेसिपिटेट लगता बनेगा, क्योंकि वही भारी है। देखो सेकंड ग्रुप में सबसे नीचे वही पड़ रहा है Ba, जो भारी है वही बैठते हैं नीचे, नहीं तो इसलिए BaBr2 का होगा, ये व्हाइट कलर का होगा। ध्यान दो, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के जितने उनके व्हाइट प्रेसिपिटेट ही बनेंगे, व्हाइट प्रेसिपिटेट। क्यों? क्योंकि NaCl भी तो व्हाइट या कलरलेस ही होता है, तो वो फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप के जितने सब व्हाइट बनाते हैं, इतना ध्यान। और ये जो पिंक वाले हैं बिरादरी, ये कलरफुल है, ठीक। पीछे भी देखोगे तो BaSO4 सब व्हाइट ही तो है कि नहीं? तो ये कौन सी रिएक्शन है इसका? ठीक है, दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट। सर KBr पर भी तो 2 लगेगा ना बैलेंसिंग में? देखो K है, अब जैसे K1 प्लस है और Br सर बैलेंसिंग में, हाँ तो 2 है तो 2 लगाओ। नेक्स्ट देखो, जिंक कार्बोनेट ZnCO3, तो इसको हीट कर दो, ये हीट करने से टूट जा रहा है। ZnO प्लस CO2 उत्तर से कौन सी काइंड में आएगा? डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा है। अब सी देखिए, ताशी H2 प्लस Cl2,
ये कैसा है रिएक्शन? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एंड फोर्थ वन मैग्नीशियम, जो कि हमने करा भी था रिबन डाल के, तो क्या निकला था उसमें से? हाइड्रोजन गैस निकली थी कि नहीं? मैग्नीशियम वायर डाल दिया था HCl में, तो क्या हुआ होगा? MgCl2 बनेगा और हाइड्रोजन गैस है जो कि पॉप साउंड के साथ जल जाती है। तो ये कौन सी है? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, यानी मैग्नीशियम बीइंग मोर रिएक्टिव देन, बहुत अच्छा, हाइड्रोजन, इट डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन एंड मेक्स इट्स ओन सॉल्ट सॉल्यूशन। या ठीक है, कंपाउंड बोलना भी अच्छा लगेगा। अगर मान लो ऐसे बना तो कंपाउंड, तो डेफिनेशन में सॉल्ट सॉल्यूशन या कंपाउंड, सॉल्ट सॉल्यूशन ही लिखो, सॉल्ट सॉल्यूशन ही। HCl एक सॉल्ट सॉल्यूशन ही था, तो उसमें वो मिल जाएगा। HCl कोई गैस से हम कराएंगे नहीं, वो तो एक एसिड में डालेंगे, और एसिड तो एक्वियस ही होता है। तो ये भी एक्वियस है और ये भी एक्वियस है, ये सॉलिड है और ये क्या बन गया? गैस। तो ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अच्छा, तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, चंद्रशेखर आप ही बता सकते हो, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये कौन सा टाइप है? तीन टाइप बनाए थे कि नहीं फ्लो चार्ट में? मेटल टू मेटल, मेटल टू नॉन हाँ बताओ। मेटल। हाँ बोलो। मेटल टू नॉन मेटल। हाँ, मेटल ने नॉन मेटल को, वही चंद्रशेखर भी बोल रहे हैं। मेटल, बहुत अच्छा आपका ग्रिप है। दैट इज मेटल ने नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर दिया है, बात की नहीं? जो थ्री टाइप्स है, तो फ्लो चार्ट याद रखिएगा, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। व्हाई, व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन? गिव एग्जांपल। एंडोथर्मिक रिएक्शन चंद्रशेखर क्या है? एंडोथर्मिक रिएक्शन इसमें हीट रिलीज होती है रिएक्शन। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, काफी दिन हो गया पढ़े हुए। हाँ बोलो सुजान। The reaction in which heat is absorbed either in form of heat या energy is absorbed in form of heat दी जाए, electricity दी जाए और sunlight is called endothermic reaction। किसी भी तरह से दी जाए, डिकम्पोजिशन में तो ये दी ही तो जाती है। तो the reaction in which heat is absorbed, कई बार हम उसको फ्लेम को गर्म भी करते हैं कोई रिएक्शन कराने के लिए, तो हीट एब्जॉर्ब भी हो रही है ना, तभी तो आग जलाते हैं। द रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब, सिर्फ एनर्जी लिखो, एनर्जी इज एब्जॉर्ब इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक का मतलब है उष्मा शोषी अभिक्रिया, उष्मा का अवशोषण होता हो, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है। एनर्जी में बी सप्लाइड आइदर इन फॉर्म ऑफ हीट, इलेक्ट्रिसिटी और सनलाइट। एनर्जी में बी सप्लाइड आइदर इन form of heat, electricity और sunlight। तो ये रेस्पिरेशन चंद्रशेखर कौन से टाइप की रिएक्शन? रेस्पिरेशन। ये मिसगाइड कर रहे हैं आज क्लास को, हर चीज में देखो ये सोच है हम सीख जाए, क्लास ना सीख पाए। तो रेस्पिरेशन में तो एनर्जी निकलती है और यहाँ एनर्जी के एब्जॉर्प्शन की बात हो रही है। ठीक है। सो फोटोसिंथेसिस इज ए काइंड ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन, उसमें सनलाइट दी जा रही है और उससे जो भी है, सो फोटोसिंथेसिस इज एग्जांपल ऑफ इट। और 4 एग्जांपल उत्कर्ष और बताओ एंडोथर्मिक के। CDR, AgCl और H2O हाँ और MgO। और कुछ नहीं कर सकते, वो बता दो ना, CaCO3 बता दो, लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन, आयरन सल्फेट का,
These all are the examples of endothermic reaction. कौन से 6 बताओ जरा, किनके डिकम्पोजिशन एंडोथर्मिक है? CaCO3, AgBr, AgCl और like देर लगा रही हो, बोलो सुने, सारी 6 बता दो। 3 तो थर्मल के ही हो गए, 2 फोटोलिसिस हो गई और 1 इलेक्ट्रोलिसिस, 6 ही तो हो रहा है, बता दीजिए सर। है ना? और चलो ये सारे डिकम्पोजिशन यहाँ लिख लो, सभी तो एंडोथर्मिक है, तो क्या लिख लो बोलो? दैट इज डिकम्पोजिशन ऑफ, किसका डिकम्पोजिशन? CaCO3, FeSO4, Pb NO3 whole twice, H2O, AgBr and AgCl comes under it। वे सब इसी के अंदर में तो आएंगे, comes under it। चंद्रशेखर, इसकी बताइए फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन बताओ, इक्वेशन बताओ तो लिख दें। कोई बात नहीं, फोटोसिंथेसिस क्या बताओ, वो सिल्वर ले आए। 6CO2 12H2O। बहुत अच्छा, इट इज सो प्रिसाइज। सनलाइट, क्लोरोफिल, C6H12O6 और 38 अगर तुमने ये फोटोसिंथेसिस कराई है, ये पेड़ पौधों में होती है तो ऑक्सीजन भी तो निकलेगी। 6O2 ले रहा है तो तुम एनर्जी भी निकाल ली, तुम दोनों बात कर रहे हो। वो तो हम लोगों ने किसकी रिएक्शन लिखी? फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, तो इसमें हीट ली जा रही ना, तो निकलेगी क्यों? पौधों से क्या उम्मीद कर रहे हो? वो एनर्जी देंगे, वो तुमको खाने का पैकेट दे रहे हैं, लो एनर्जी, दैट इज फोटोसिंथेसिस। अब जरा देखिए, नेक्स्ट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक आए तो इतना आपको लिखना होगा जिससे कि अच्छे मार्क्स आ जाए। एक्सेस जो पढ़ा रहे हैं उसमें से कुछ भी आएगा, आ सकते हैं। जो जितना टेस्ट हो गया उसके आगे का आएगा। बैलेंसिंग अगर हमने कर ली है, वो देख लेंगे पिछले टेस्ट पेपर से कि कितना पूछा है उसी के। हमें तो नहीं लगता ये एक्सरसाइज पूछी आपसे, पीछे पूछी क्या पूछ, तो वो जो बचे हुए वो पूछ लेंगे। अब अगला देखो, द रिएक्शन in which energy is released either in form of, कभी कोई चीज गर्म हो जाए, जैसे तुमने देखा CaO प्लस वाटर डाला तो गर्म हो जाता है, उबलने लगता है। either in form of heat, या फुलझड़ी जलाओ तो फ्लैश निकलने लगता है, फ्लैश। या फिर कहीं कहीं पर ऐसा भी होता है कि कहीं एक केमिकल रिएक्शन है जैसे बैटरी या सेल, तो उसमें से भी एनर्जी निकलती है, इलेक्ट्रिसिटी। एक सेल में क्या है, केमिकल रिएक्शन ही तो हो रही है और उससे तुम इलेक्ट्रिसिटी पा लेते हो। तो सेल के अंदर की रिएक्शन वास्तव में एक्सोथर्मिक है, वो एनर्जी दे रही है ना अपने अंदर। तो और इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। चंद्रशेखर को इसका एग्जांपल तो बताओ, बोलो। हाँ, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि ऑल कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऑल कॉम्बिनेशन, सभी कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या एक्सोथर्मिक है? यही लिख दो, और उसमें भी ये लिख सकते हैं। और क्या, वो वही लिखना ही चाहिए था। ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक। अगर पॉइंट वाइज डिफरेंस हो तो
काउंटर पॉइंट लिखने में ज्यादा मार्क्स हैं अगेंस्ट में। रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक, और इसमें क्या है, ऑल कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक। However, respiration is essential part of it and don't miss it. एग्जाम्पल पे लिख दो रेस्पिरेशन, पॉइंट में लिखो तो ज्यादा अच्छा लगेगा। नहीं तो अब जरा देखो, पॉइंट में मैं पहले लिखवा चुका हूँ तो ऐसे ग्रॉस में लिखा दे रहा हूँ जिससे फिर से आपको याद हो जाए। रेस्पिरेशन में मैं बताओ तो जरा कैसे लिखें। C6H12O6 ग्लूकोज तुमने पानी में डाल लिया और सांस भी ले ली क्या, 6O2, और ये सब काम अभी कहाँ टूटेगा। जैसे मान लो ये प्लांट सेल है, ये देखो, तो ये प्लांट सेल में, ये बताओ ये प्लांट सेल में दिव्या फोटोसिंथेसिस कहाँ हो रही है और रेस्पिरेशन क्या हो रहा है। सेल के अंदर तो दोनों चीजें हो रही है। प्लास्टिक के अंदर क्या हो रहा है, क्योंकि जो प्लास्टिक्स है, प्लास्टिक्स में क्लोरोफिल भरा हुआ है, और माइटोकॉन्ड्रिया जो प्लास्टिक्स है इसमें ये ग्रीन कलर का जो देख रहे हो यही क्लोरोप्लास्ट है, ये ग्रीन क्लोरोप्लास्ट है। अगर हरा है तो क्लोरोप्लास्ट है, रेड होगा रोडोप्लास्ट है, येलो है तो पेरियोप्लास्ट है ना। ऐसे हमने अलग अलग बताए थे कि नहीं। और अगर पीला है तो ज़ैंथोप्लास्ट है, लेकिन यहाँ तो हरा, तो हरे में क्लोरोफिल पाया जाएगा और उसको उसमें क्या होगी, फोटोसिंथेसिस। इसमें ये ग्लूकोज बना रहा है, हरा वाला क्या बना रहा है, चेक करो। इसमें जो ग्रीन कलर का है ना, ये ग्रीन कलर के प्लास्टिक्स को क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। इसमें बना ग्लूकोज, फिर इसने ग्लूकोज बना के किसको दिया, कहाँ नाइट्रोजन, ये इसमें फिर क्या होगा, टूटेगा। देख लो, ये मुझे बताओ ग्लूकोज बना कहाँ, प्लांट के अंदर बनता भी है, टूटता भी, सांस भी लेता है, खाना भी बनाता है, बना कहाँ, टूटा कहाँ, बना प्लास्टिक्स में, टूटा कहाँ, ये कहाँ बना, कहाँ टूटा, ये ठीक है। अच्छा ये क्या है, इसमें खाना बना, इसमें ठीक है। तो अब बताओ एरो के ऊपर क्या लिखें, वास्तव में इसे दिखाने का कुछ मतलब था। यहाँ क्या लिखें, बता दिए तुमसे पहले, तुमसे कहते हैं पहले बता दिए इन माइटोकॉन्ड्रिया, हर चीज तो पहले बता दे रहे, समझ आई बात कि नहीं। कहाँ पे, वो कहाँ हुआ, एट दैट इज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में ये काम हो रहा था, और ये कहाँ हुआ, बोलो बात समझ आई, दैट इज इन माइटोकॉन्ड्रिया। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगला चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस है, तो पहले से थोड़ा पता रहेगा तो हमें सुविधा हो जाएगी। इन माइटोकॉन्ड्रिया हुआ तो वहां पे टूट गया। अब कुछ शिव शर्मा और बताओगे तुम हमको, बहुत अच्छा, 6CO2 और 12H2। जितना पानी पिया उससे डबल यूरिन बनेगा। एक गिलास पानी पिया तो 12H2O और प्लस 38 ATP of energy. Okay. Now, why is respiration considered as exothermic reaction? During respiration हम क्या करते हैं बताइए, ग्लूकोज is broken down into carbon dioxide and water। इसी में तो टूट रहा है। हाँ बोलो, चलो वो दोनों को कट कर दो, मतलब इस 6 को कट कर दो इस 6 से, वरना तुम जो लाइफ प्रोसेसेस में पढ़ने जा रहे हो यही ओरिजिनल रिएक्शन है। तो हम इसीलिए लाइफ, दिव्या भी प्रिपेयर एक टीम से, हमने जितने टेस्ट पूछे सब में इन्होंने पूरी लिखी, ये पकड़ के चलती है, बेसिक चीज को बहुत पकड़ते हैं। कल भी इन्होंने जो पूरी लिखी तो एक्टिविटी सीरीज पूरी लिखी, सी सो प्रिसाइज, जबकि चंद्रशेखर ने 2 ही एलिमेंट लिख के छोड़ दी। तो पता चलता है कि बच्चा कितना डीप है, कितना कंसर्न है ना। जीने मरने का सवाल हो जाए, जैसे खाने पीने में डोसा खाना है, ये खाना, जीने मरने की बात आती है। और इसे क्या लेना हमको, लिथियम से हमको क्या लेना, चाहे एक वो होता है, अब आपका उसमें कुछ है ही नहीं, तो वैसी स्थिति होनी चाहिए। डूबत इसके सांस लेन को, प्यासा जिम जल ठौर निहारे,
जैसे प्यासे को पानी की तलब होती है, लगी लगन गुरुदेव के पास, वैसी लगन लगे पढ़ाई कि डूबत इस इसके सांस लेने को, जैसे डूबता हुआ सोचे सांस मिल जाए। उनको लेना देना नहीं है लिथियम से। तो फिर ये पूछेंगे सर मैं कमजोर हो रहा हूँ। हाँ हाँ तुम कमजोर हो रहे हो, मालूम है तुम कहाँ हो, तुमको जब कंसर्न ही नहीं है चीजों से। अच्छा अच्छा हाँ करा देंगे। और दिव्या बोल के देखे कब आना है, बोलो कब पढ़ना है, वो चीज होती है। तुम्हारे पेपर से हमको पता चलता है तुम क्या कर रहे हो। लेना देना ही नहीं है किसी चीज से, तो हमें भी क्या लेना देना। नहीं, फीस तो जमा कर ही चुके हो या नहीं भी किया है, हमको तुमसे उतना ही कंसर्न है ना कि तुम हमारी कोचिंग का नाम कितना करोगे, इसी से तो कंसर्न है। हमें लालच तुमसे क्या है कि तुम कितना हमारा नाम कर सकते हो। ये चीजें ये आउट ऑफ वे कर रही काम, क्योंकि 80% वाली है लेकिन कई जगह दिव्या को टक्कर दे रही है। तो हमें मालूम है ये जान लगाना होता है, जिसको कंसर्न ही नहीं है तो 80% हो के 90% को टक्कर दे रही है बात की नहीं। चलो ये भी अच्छा कर रहे हैं। अब जरा देखिए 10th क्वेश्चन, व्हाई रेस्पिरेशन इज कंसीडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो ड्यूरिंग रेस्पिरेशन क्या होता है? ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन, ये किसमें टूटता है? into CO2 and H2O and 38 units of ATP या 38 ATP energy is released। सेंटेंस पूरा करो उत्तर। released बोलो, देखो कौन पूरा करता है, बोलो दिव्या। और बोलो, नहीं छोड़ो, बोलो। मैं वो बोल दिए थे पर मॉलिक्यूल। बहुत अच्छा अरविंद, हर जगह कितने प्रिसाइज है। पर वो बड़ी बात कही, क्यों भाई? अरविंद का मतलब ही सूर्य है। सो दैट इज एनर्जी इज रिलीज्ड पर मॉलिक्यूल विच इज यूटिलाइज्ड फॉर आवर लाइफ प्रोसेसेस। जो हम उसी को तो हम यूज करते हैं, विच इज यूटिलाइज्ड फॉर आवर लाइफ प्रोसेसेस। सो दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। Now 11th question, why decomposition reactions are called opposite to combination reaction। जरा देखिए कि during decomposition reaction energy is absorbed while in combination energy is released in former one। पहले वाले में क्या होता है? one reactants break down into many products, while in later one many reactants combine to form single product। in former one, पहले वाले में one reactant breaks down into many products, while in later one, बाद वाले में, हाँ सेंटेंस पूरा करो अंशुप्रिया। while in later one, कोई बात नहीं, इतना हम आपसे तैयार मेहनत नहीं कर रहे। लेटर वन, हाँ हाँ वही तो बाद में लिखा है। Many reactants combine to form single product। नहीं, later one
सिर्फ उतारते ही ना रहो, दिमाग की भी एक्सरसाइज करो। मैनी रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट। इतनी बात हो गई। अब जरा देखिए, हमने ये बता दिया ये एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है। इसमें ये भी बता दिया कि एक से कई बनते हैं और कई से एक बनते हैं। एक और बता दें, yes, that is in decomposition reaction simpler substances are formed while in combination reaction complex substances are formed। डिफरेंशिएट कर देते हैं, वही करना है। वही करना है। हाँ, तो इसे क्वालिटी सिंपलर सब्सटेंसेस आर फॉर्म। तो हमने पहले तो वैसे करा ही दिया था ना, तो एक दूसरा तरीका ने बता दिया। सिंपलर सब्सटेंस आर फॉर्म व्हाइल इन कॉम्बिनेशन। एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, इन लेटर वन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इज फॉर्म, क्योंकि वहां एक बन रहा है और यहां सिंपलर सब्सटेंसेस आर फॉर्म। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, यहां जटिल पदार्थ बनते हैं। आर फॉर्म। दिस क्लियरली शोज that combination reactions are opposite to decomposition reaction. This shows that decomposition reaction are opposite to combination reaction. अपघटन अभिक्रियाएं योगात्मक अभिक्रियाओं के विपरीत हैं। उपरोक्त कथनों से ये साबित हो गया है। Now next one, write one equation each for decomposition reaction in which energy is supplied in the form of heat. तो लिख देना कि एनर्जी सप्लाई, एनर्जी इज सप्लाइड ए इन फॉर्म ऑफ हीट, इन फॉर्म ऑफ हीट। ब्रैकेट में लिख दीजिएगा थर्मोलिसिस। जब थर्मोलिसिस लिखना तो CaCO3 का ऐसे हीट में दिखाना, FeSO4 का ऐसे हीट में दिखाना और PbNO3 का भी। तो इससे पूरी चीज आ जाएगी। और फिर सेकेंड में लिखना इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सर उसमें एक ही बोलिए। हाँ तो एक ही दिखाना, इलेक्ट्रिसिटी। तो इसको इलेक्ट्रोलिसिस लिख दीजिएगा, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो दैट इज H2O गिव्स यहाँ इलेक्ट्रिसिटी। फिर सी में लिखना इन फॉर्म ऑफ सनलाइट, दैट इज फोटोलिसिस। उसमें दो हैं, आप एक कोई लिख दीजिएगा, सनलाइट और Ag। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन displacement and double displacement reaction? Write equations for these. आधा अधूरा हेडिंग मत डाला करो। डिस्प्लेसमेंट है तो रिएक्शन भी डाला करो। इट इज द स्किल ऑफ आर्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन। आप चाहें तो इसे सिंगल डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट का मतलब सिंगल डिस्प्लेसमेंट है। एंड अदर इज डबल डिस्प्लेसमेंट reaction. In this more reactive element
जैसे दिव्या ने शुरू में बताया था, एलिमेंट displaces less reactive element from its salt solution. own नहीं, from its salt solution, फिर अपना खुद का वो बात बनाएगा, and from its own salt solution. In this two salt solution mutually exchange their ions. Two salt solutions mutually exchange their ions. Precipitate is formed. No precipitate is formed. अच्छा, जैसे रिडॉक्स रिएक्शन जानते हो, हर एक ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि उसमें रिडक्शन भी होता है और साथ में क्या होता है, ऑक्सीडेशन भी होता है. सो इन एनी ऑक्सीडेशन रिएक्शन देयर इज सम अदर थिंग इज रिड्यूस्ड आल्सो, कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है. तो इस केस में क्या होगा, नो ऑक्सीडेशन एंड नो रिडक्शन टेक्स प्लेस. जरा देखो तो, अगर मैं कहूं कि Na2SO4 था और इसने किससे रिएक्शन की, तो क्या बना बताओ. तो तुमको क्या लगता है कि Na का ऑक्सीडेशन हुआ कि कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ. वो तो सारे आयन से पानी में तैर रहे हैं मजे से, किसी ने ना किसी को कुछ दिया, बस टूट टूट के तैर रहे हैं. किसी ने ना किसी, वो आयन है, आयन ने जो जैसा था बस अपना साथी बदल दिया. पहले किसी और के साथ घूम रहा था, अभी किसी और के साथ घूम रहा है. तो दैट इज 2+. तो बोलो यहाँ किसी का ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा ना. तो इसलिए नो रिडॉक्स, दिस इज नॉट ए रिडॉक्स रिएक्शन. नो स्पीसीज इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड. जरा यहाँ देख लो कि मान लो मैं कहूँ Fe है और प्लस CuSO4, लोहे की कील डाल दी कॉपर सल्फेट में, तो क्या बनेगा बोलो. अच्छा, Fe 0 पर है, यहाँ 2+ में है, तो बोलो इसका क्या हुआ, नंबर लाइन में राइट में चला गया. यही तो ऑक्सीडेशन है. और बोलो ये 2+ पे था और नंबर लाइन में, ये तो लेफ्ट में जाना पड़ गया, यही तो रिडक्शन है कि नहीं. Fe है, Fe ये थोड़ी ना हुआ, इसने छोड़ा होगा तभी तो प्लस में है. जब इलेक्ट्रॉन छोड़ने से प्लस में आते हैं. तो बोलो ये कैसी है, दिस इज ए रिडॉक्स रिएक्शन. ये कैसी रिएक्शन है, और जबकि दिस इज नॉट ए रिडॉक्स रिएक्शन. दिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन. दिस इज नॉट a redox. एक और चीज लिखने, रिडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन. ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन रिएक्शन some other substance is getting reduced. ये जरूर होता है. So every oxidation, along with every oxidation, reduction is compulsory. Hence such reactions are known as redox. क्योंकि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन से मिलकर ये वर्ड बना है, रेड प्लस ऑक्स. सो और एवरी ऑक्सीडेशन reduction is compulsory. कंपल्सरी में SORY होगा, क्या आएगा, SARY. कंपल्सरी की स्पेलिंग बताओ. हो रहेगा, डबल एस तो नहीं होगा.
कंपल्सरी हो आ रहा है, कंपल्सरी फॉर एवरी ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या है बोलो, कंपल्सरी है, ठीक है। इफ सम स्पीसीज लूजेस इलेक्ट्रॉन देन अदर स्पीसीज गेन्स इलेक्ट्रॉन, hence such reactions are known as oxidation reduction reactions are known as redox reactions. If some species loses electron, other gains it, so every oxidation reduction reaction is called redox reaction. कौन सी ऐसी रिएक्शन है इस चैप्टर के अंदर में जो रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है? कौन सी ऐसी बोलो? डबल डिस्प्लेसमेंट। आप सिर्फ एक टाइप बताइए। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर नॉट रिडॉक्स रिएक्शन। बाकी सभी इस चैप्टर की जितनी भी रिएक्शन है वे सभी क्या है? रिडॉक्स रिएक्शन। बात समझ आ गई? जितना ही लगे।